बेस मेटल्स आज सबसे ऊपर रहे। एक्शन के मामले में जबरदस्त तेजी आई है। कॉपर समेत सारे मेटल्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कॉपर पूरे पैक को लीड कर रहा है। 375 रुपए से ज्यादा की तेजी दिख रही है। 4.5% की तूफानी तेजी यहां पर आई है। दूसरे मेटल्स भी जबरदस्त तेजी के साथ ऊपर कारोबार कर रहे हैं। 1 से 1.5% की मजबूती सारे मेटल्स में इस समय दिख रही है। बेस मेटल से सपोर्ट लेकर चांदी भी तकरीबन 1.5% उछल गई है। काफी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पौने $19 के करीब $18.72 के पास है। वहीं घरेलू बाजार भी 44,000 के काफी करीब ट्रेड कर रहा है। 600 रुपए से ज्यादा की तेजी। वहीं कल के ऊपरी स्तर से गिरने के बाद सोने की चाल कुछ सुस्त पड़ गई है। बहुत छोटे दायरे में आज कारोबार होता हुआ दिखा। 0.5% की तेजी 30,000 के पास इस समय ट्रेड हो रहा है, जबकि कच्चे तेल के कारोबार में शुरुआत से ही आज दबाव देखने को मिला है। सपाट कारोबार इंटरनेशनल मार्केट्स में दिख रहा है। ब्रेंट 1% ऊपर है। कच्चा तेल घरेलू बाजार में 0.5% फिलहाल दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एग्री कमोडिटी मार्केट में जीरे में जबरदस्त गिरावट आई है। साथ ही गेहूं भी प्रेशर में रहा है। मेंथा 1% से ज्यादा की गिरावट। सोयाबीन 0.5% बढ़त के साथ हालांकि कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। नवनीत, अनुज, आप दोनों का स्वागत है। अनुज, आपसे पहले शुरू करेंगे। एग्री कमोडिटी मार्केट में आज कमाई के 2 हॉट पिक्स कौन से हैं आपके? देखिए, हमारी 2 पिक्स हैं, जिसमें पहली पिक ऑयल सीड पैक में, जहां हमने RM सीड सरसों को बेचने की सलाह दी है। हमें लगता है करीबन 4,650 4,660 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 4,720 का रहेगा। टारगेट नीचे करीबन 4,540 तक देखने को मिल सकता है। साथ में हमने देखा है कि कॉटन और कपास में एक तेजी का माहौल लौटता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि कपास के अंदर टेक्निकल तौर से बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 915 के आसपास। स्टॉप लॉस 890 का रहेगा। टारगेट करीबन 970 तक देखने को मिल सकता है। दोनों कॉल्स को एज ए पोजिशनल तौर पर भी काम कर सकते हैं। ओके, नवनीत, नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट में आपको कमाई के मौके आज कहां नजर आ रहे हैं? जी, मुझे लगता है सिल्वर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेट है। बेस मेटल पैक में हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी और सिल्वर गोल्ड प्राइसेस में भी कल अच्छा रैली था। मुझे लगता है 43,750 के आसपास सिल्वर में बाय इनिशिएट करना चाहिए। 44,350 आपका टारगेट हो सकता है। सेकंड पिक मेरी रहेगी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में हमने देखा एक बहुत हेल्दी करेक्शन आया है। करीब $52 से $45 तक प्राइसेस आ गए। 2,990 रुपये के आसपास MCX पे बाइंग का रिकमेंडेशन है। 3,060 रुपये और 3100 रुपये आपके मीडियम टर्म टारगेट हो सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, इन हॉट पिक्स के बाद हम फोकस करेंगे बेस मेटल्स पर। जाहिर तौर पर इतनी जबरदस्त तेजी आई है कि इस पर बात करना बिल्कुल बनता है। MCX पर कॉपर समेत सभी मेटल्स अच्छी खासी बढ़त पर ट्रेड कर रहे हैं। 4.25% की मजबूती कॉपर में है, फॉलोड बाय निकेल, लेड जो 1.5% ऊपर है। जिंक भी 0.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है और एल्यूमिनियम 1% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। LME पर कॉपर 16 महीने की ऊंचाई पर है। सिर्फ एक हफ्ते में कॉपर 17% और निकेल 15% तक उछल चुका है। ये सिर्फ अभी का हाल नहीं है। इस पूरे साल हमने पूरे बेस मेटल पैक को अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए देखा, लेकिन कॉपर अभी सबसे ज्यादा भागा है। दूसरे मेटल्स में भी 8 से 10% तक की मजबूती आई है। अमेरिका में चुनाव से पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मेटल्स इतने ज्यादा ऊपर उठेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ चुकी है। मनीषा, स्वागत है आपका। मेटल मार्केट में मनीषा, ट्रंप की जीत में ऐसा आखिर दिख क्या गया कि मेटल्स इतनी तेजी से भागे हैं, खासतौर से कॉपर? जी हाँ नेहा, यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको क्विकली बताऊंगी। एक तो ये चीज़ कि आज हमने US डॉलर में करीबन 0.25% की गिरावट आते हुए देखी है, तो सभी कमोडिटीज़ में यहाँ पर बढ़त है और मेटल्स ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी बुलिश पिछले कई दिनों में रहे हैं, जैसे आपने कहा। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रंप ने अपने कैंपेन स्पीचेस में और कल की जो उनकी विक्ट्री स्पीच थी उसमें भी यही कहा है कि वो अमेरिका रीबिल्ड करना चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है और इसके अलावा उन्होंने कम टैक्सेस की भी यहाँ पर बात करी है। और मेटल्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वजह से तेजी देखते हुए नजर आए हैं। जैसे कि हम बात भी करते रहे हैं कि कॉपर यहां पर लीड इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और क्योंकि हमने बाकी सब मेटल्स में यहां पर बढ़त आते हुए देखी है, सिर्फ कॉपर ही है जहां पर बहुत पैसा नहीं डाला गया था। और पिछले 24 घंटों में जिन भी इंटरनेशनल ब्रोकर से मैंने बात करी है, उन्होंने यही कहा कि अब वो यहां पर कॉपर पर ओवरवेट जाना चाहेंगे, क्योंकि जिंक में हम ऑलरेडी 55% की तेजी देख चुके हैं। निकल प्राइसेस यहां पर 16 महीने के हाईज पर वैसे ही चल रहे हैं। तो कॉपर ही एक ऐसा मेटल है जहां पर अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आती हुई नजर आई है और
इन्वेस्टर्स, स्पेकुलेटर्स अब यहाँ पर काफी पैसा डाल रहे हैं। एक और जो दूसरी बात है वो ये भी है कि हमने यहाँ पर कॉपर के प्राइसेस में सिर्फ 8 से 10% की तेजी देखी थी, तो यहाँ पर अब इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट्स आ रहे हैं। चाइना का डेटा यहाँ पर पॉजिटिव आया है, उसका भी हमने यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ देखा है। और जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि कोल प्राइसेस वो 200% बढ़े हैं, आयरन ओर के प्राइसेस $70 के ऊपर कारोबार कर रहे हैं, वहां पर आपने 63% के गेन्स आते हुए देखे हैं। तो रॉ मटेरियल्स की तेजी, इलेक्ट्रिसिटी में बढ़त और उसका सीधा फायदा आप यहाँ पर कॉपर में आता हुआ आप देख रहे हैं। यानी कि फंडामेंटल्स पूरे यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं मेटल्स में और कॉपर की तेजी को। यहाँ पर मैं नवनीत दमानी और अनुज गुप्ता को भी जोड़ना चाहूंगी। नवनीत, फंडामेंटल्स यहाँ जिस तरह से मनीषा बता रही हैं, आपकी और क्या एनालिसिस यहाँ रही है? और इसके अलावा क्योंकि हम रिपीटेडली बात कर रहे हैं कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स 2016 में अच्छी खासी मजबूती दिखा चुका है, निकेल, जिंक जैसे कुछ मेटल्स रहे हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा कर दिए हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर भी क्या इतने ही सपोर्टिव हैं ये सारे मेटल्स, या आपको लगता है कि बस ये 1-2 दिन की तेजी है? जी, हमने देखा है कि जो बेस मेटल पैक में जिंक, निकल और जो लेड था वो काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई, करीब अच्छी गेंस। जिंक में हमने 60% के आसपास की ईयर टू डेट गेंस देखी है, बट कॉपर जो था करीब 1 से 2% गेंस के आसपास ईयर टू डेट ट्रेड कर रहा था। ये जो रैशनल एक्सुबरेंस हमने देखा है वो है एक PMI डेटा जो आया ग्लोबली बहुत सपोर्टिव है, चाइना का GDP डेटा है वो भी बहुत सपोर्टिव है, US GDP डेटा वो भी काफ़ी सपोर्टिव आया। तो ग्लोबली जो सारे नंबर्स आए वो काफ़ी इंप्रूव्ड नंबर्स आए, सेंटिमेंट्स काफ़ी इंप्रूव हो गए और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो काफ़ी हद तक एस्केलेट हो गई। जैसे मनीषा ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हैज गॉन अप, क्रूड ऑयल में अच्छी रैली देखने मिली है, कोल प्राइसेस रैली कर चुके हैं। तो फंडामेंटली एवरीथिंग इज इन प्लेस फॉर अ बिग रैली, और जो कि हम प्राइस में अभी रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हैं। जो सबसे बड़ा ट्रिगर मिला है हमको वो मिला है कि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच में उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका को रिबिल्ड करने का जो उनका इरादा है एंड प्रॉब्ली इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, जिसके अंदर कॉपर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। उसके वजह से हम देख रहे हैं कि कॉपर की प्राइसेस में सडन जंप देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में टेक्निकली भी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रहा है, बट मुझे लगता है कि ये रैली कहीं ना कहीं आज के लिए टॉप आउट हो चुकी है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं 380 के आसपास इसको बेचने का रिकमेंडेशन दूंगा। ₹2 के छोटे स्टॉप लॉस से 374 आपका टारगेट हो सकता है। ओके, कॉपर आप यहाँ बेचने की सलाह दे रहे हैं। मैं थोड़ा लंबी अवधि के लिहाज से जानना चाहूंगी, क्योंकि कॉपर और निकेल भी ये दो ऐसी कमोडिटीज रही हैं, दो ऐसे मेटल्स रहे हैं जो हफ्ते भर में 15-17% भागे हैं, विच इज अ वेरी बिग नंबर। लंबी अवधि के लिहाज से आपको लगता है कि क्या इसमें अगर कोई करेक्शन आता है तो पैसा लगाया जा सकता है, या फिर अब इनको साइड में रखना चाहिए और जिंक, लेड, एल्यूमिनियम को देखा जाए? जी, मुझे लगता है अभी भी ये बहुत लुक्रेटिव बेट है। जिंक और लेड में काफ़ी हद तक बहुत कुछ प्राइस इन हो चुका है, और एल्यूमिनियम एक बहुत ही डल काउंटर है एज फार एज दीज कमोडिटीज आर कंसर्न विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो मुझे लगता है कि कोई करेक्शन आएगा, यहाँ से 3 से 5% का करेक्शन अगर कॉपर में आता है तो फिर से एक बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। आने वाले समय में हम 390-395 का भाव यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर में। $6,000 के ऊपर LME का प्राइसेस हो सकता है। ऑलराइट, अनुज, आपसे एक सवाल मैं रुपये पर करना चाहूंगी, क्योंकि रुपया एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते हम कमोडिटी बाजार में उठापटक देखते हैं। इसका किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहेगा और यहाँ क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? देखिए, रुपीज़ में देखें तो डेफिनेटली कल हमने एक ब्रेकडाउन होते हुए देखा है, और अगर हम देखें तो इंडियन रुपीज़ अब एप्रिसिएशन की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। इवन अगर हम पिछले 4 से 5 महीनों की बात करें तो कंटिन्यूस इंडियन रुपीज़ में एक एप्रिसिएशन हमने देखा है। हालांकि डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो एक तेजी का माहौल बना है, मगर उसके विपरीत हम देखें तो इन टेंडम जो है डॉलर इंडियन रुपीज़ वो नहीं चला है। कहीं ना कहीं जो इंडियन इकोनॉमी है उसके बेस पर हमने इंडियन रुपीज़ को आते हुए देखा। और अगर हम टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 67 का जो स्तर था वो मार्केट ने ब्रीच किया है और उसके नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो स्टडी है इंडियन रुपीज़ की वो एप्रिसिएशन ही रहेगी। हालांकि इंडियन रुपीज़ का जो डॉलर का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंटरनेशनल कमोडिटीज़ पे रहेगा, बट मुझे लगता है कि इंडियन रुपीज़ की वजह से हो सकता है कि जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ है उनकी जो चाल है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक आता हुआ दिखाई देगा। मगर फिलहाल अगर हम इंडियन रुपीज़ को देखें तो मुझे लगता है कि एप्रिसिएशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और जल्दी ही हम 66 के रेंज के जो लेवल्स हैं वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ अब वक्त हो चला है इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट लेने का। तो कमोडिटी लीग में पहले पायदान पर रहे दिल्ली के रोहित गुप्ता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 54% का रिटर्न उन्होंने कमाया है। रोहित, पहले तो आपको मुबारकबाद।
कंग्रेचुलेशंस, आपने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया। आपसे समझना चाहेंगे कि आपने कौन सी रणनीति अपनाई, किन कमोडिटीज पर बेट किया जो आपकी इतनी बेहतरीन कमाई हुई है? मैम थैंक्स फॉर द कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द एफर्ट्स। स्टार्टिंग में जैसे हमने कल सुबह देखा कि मॉर्निंग में मार्केट कितना डाउन था, तो ऐसे ही मैंने एक्सपेक्ट भी करा था कि मॉर्निंग में मार्केट डाउन जाएगा। और तभी मैंने एक क्रूड जो हमने देखा कि कल 2900 के आसपास चला गया था, तभी मैंने 29 क्रूड खरीदा और जो 2 लॉट खरीदे मैंने, तो उसको जाकर देखा तो शाम को टारगेट मैंने एक्सपेक्ट करा था कि 65-70 के आसपास जाएगा। ओवरऑल वो काफी ऊपर भी गया, हमने देखा कि वो 3040 के आसपास तक गया, पर तब मैंने निकाल दिया। फिर उसके बाद मैंने एक गैस में भी जो है ट्रेड करा। और जब भी वो गैस में भी ट्रेड जब करा था, जब वो कल का शाम का लो बनाया हुआ था, तब मैंने उसके लॉट खरीदे थे। और एट लास्ट मैंने उसको, जब हमने शाम को देखा कि वो 181 टच कर गया, तब जाके मैंने सेल आउट करा। ऑलराइट, तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के, एनालाइज करके पूरे दिन इन्होंने मार्केट में अपनी रणनीति बनाई है। रोहित, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपको आगे के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। जो ब्रेक के बाद लौटेंगे, अनुज और नवनीत देंगे आपके कमोडिटी से जुड़े सारे सवालों के जवाब। वेलकम बैक। जूनागढ़ से मित्तल उंजिया हमारी पहली दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मित्तल, हाय, पूछिए अपना सवाल। हाँ, जीरे का एक लॉट खरीदा है 18,500 में। 18,500 में जीरे का एक लॉट। 2 दिन से हम इस कमोडिटी में गिरावट आते हुए देख रहे हैं, काफी तेजी से चढ़ी भी है जिस तरह की एक्सपोर्ट डिमांड आई, लेकिन अब काफी प्रेशर है, 365 रुपए नीचे ट्रेड हो रहा है। अनुज, क्या रिकमेंडेशन रहेगी अब मित्तल को, क्या इनके भाव मिल पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जीरे के अंदर जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव ही है। हालांकि अभी हमने करेक्शन आते हुए देखी है, बट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे यहाँ बाइंग एक्टिविटी देखने को मिलती है, एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो अब रेंज है 17,000 के आसपास, ये यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो यहाँ पर कंटिन्यूस बनी हुई दिखाई दी है। और टेक्निकल चार्ट्स पे भी मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेस में है, तो एक बाइंग लोअर लेवल्स पर कर सकते हैं। तो ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगेन 18,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो इसके भाव, अगर इनका व्यू 6 महीने का है, तो 19,000 से लेकर 20,000 तक की रेंज भी देखने को मिल सकती है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि प्राइस बाउंस बैक करके 18,000 तक की रेंज में एक बार दोबारा आ सकते हैं। ओके, पुणे का रुख करते हैं। आशीष शिंदे हमारे अगले दर्शक अपना सवाल पूछना चाहते हैं। शिंदे जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, मेरा 3 लॉट बाय है एनजी के 180 की रेंज पे, और मेरा दिसंबर तक होल्ड करने का प्लान है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी ट्रम्प साहब का गवर्नेंस जो आया है, तो उनके पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज का क्रूड और नेचुरल गैस में लॉन्ग टर्म पे कुछ इफेक्ट हो सकता है? जाहिर तौर पर, इनफैक्ट नवनीत, हम इस बारे में भी चर्चा करना तो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि हमने देखा जैसे ही ट्रम्प साहब की जीत हुई, यहाँ पर तुरंत पूरा एनर्जी कॉम्प्लेक्स धड़ाम से लुढ़क पड़ा। जिस तरह की उनकी पॉलिसीज को माना जा रहा है, प्रो डोमेस्टिक ऑयल एंड एनर्जी प्रोडक्शन पर अब वो थोड़ा सा फोकस रहेगा, बहुत सॉलिडली अब वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे। उसे देखते हुए अब आपको क्या लग रहा है? नेचुरल गैस, क्योंकि इनका सवाल है 180 के आसपास इन्होंने लिया है, पहले तो ये बताइए इनको इसके लेवल पर करना क्या चाहिए, फिर इनका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब दीजिए। जी, मुझे लगता है कि अभी तक वहाँ पर विंटर सेट इन नहीं हुआ है, और कोल्ड जब तक वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंटर सेट इन नहीं होंगे, मुझे लगता है कि इन्वेंट्री काफ़ी स्टेबल है अगले आने वाले 1-2 महीने को कुशन करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा भी पुल बैक पे उनको अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए। 170-172 के रेंज हम फिर से देखने को मिल सकता है। तो एज ऑफ नाउ ये जो स्ट्रैटेजी है एक फॉल बैक करनी चाहिए। मुझे लगता है 185 के स्टॉप लॉस से इनको अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए। और नवनीत, वो साथ में ये भी जानना चाह रहे थे कि लंबी अवधि के लिहाज से एनर्जी कॉम्प्लेक्स का फ्यूचर क्या रहेगा अब जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। क्या अब ये प्रेशर में ही रहेगी, या अब कोई अभी भी कोई संभावना है कि एनर्जी कॉम्प्लेक्स में आगे जाते हुए कुछ तेजी आ सकती है?
जी, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी फिलहाल के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एक इलेक्शन मैनिफेस्टो रहता है वो डिफरेंट रहता है और सीट पे आने के बाद जो स्टांस रहता है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। हर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि एनर्जी जो है ये एक रेंज बाउंड कमोडिटी रहनी चाहिए आने वाले नेक्स्ट 6 महीने साल भर के अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ब्रॉड रेंज $60 ऑन द अपसाइड रहेगा क्रूड ऑयल का और लोअर रेंज $40 के आसपास रह सकता है। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो विंटर्स के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंडेंट है, उसमें प्रेसिडेंटशिप का कोई रोल नहीं रहता है। तो अगर विंटर्स जितना सीवियर रहेगा और इन्वेंट्री किस हिसाब से रहेगी उस हिसाब से नेचुरल गैस का रुख रहेगा। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। अहमदाबाद का रुख करते किशोर तन्ना हमारे अगले दर्शक अपना सवाल पूछना चाहते हैं। किशोर जी, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरा सवाल RM सीड्स पे है। मैंने 2 लॉट RM सीड्स के 4600 में खरीदे हैं। ओके। तो आगे का रुझान आगे कैसा रहेगा उसका फ्यूचर वो मैं जानना चाहता हूँ। अनुज, आपका क्या टेक है? 4600 पर इनकी पोजीशन कैसे दिख रही है? देखिए, हमें लगता है कि RM सीड में जो सेल साइड में है वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में जो नई क्रॉप आएगी वो अच्छी क्रॉप रहेगी, तो एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। साथ में हमने USDA की रिपोर्ट भी देखी है जहाँ पर ये बताया गया है कि जो पूरे ऑयल सीड पैक का जो प्रोडक्शन है पूरे ग्लोब में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं पूरे ही ऑयल सीड पैक में करेक्शन का माहौल रहेगा। तो मुझे लगता है कि जिनकी पोजीशन RM सीड में शॉर्ट की है या जिनकी बाकी ऑयल सीड पैक में शॉर्ट की है वो होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऑयल सीड पैक में गिरावट देखने को मिलेगी। वडोदरा से RJ पनोत हमारे साथ फोन लाइन पर है। पनोत साहब नमस्कार, किस कमोडिटी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं? नमस्कार मैडम, मेरे को कॉपर में चाहिए था। मैंने 338 में 5 लॉट कॉपर लिया हुआ है। खरीदा है कि बेचा है? खरीदा है। 338 पे खरीदा है। आप तो अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे हैं। नवनीत, क्या रिकमेंडेशन है इनके लिए? मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए कॉपर का टॉप आज बन चुका है। 379.5 का हमने आज टॉप देखा है। मुझे लगता है ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है LME पे भी और MCX टर्म्स पे भी। यहाँ पर आपको आपकी पोजीशन बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई ट्रेल स्टॉप मेंटेन करना है तो मुझे लगता है 371 का एक ट्रेल स्टॉप मेंटेन करिए, उसके नीचे मैं होल्ड करने के बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आगरा का रुख करते हैं। अनुज हमारे साथ है फोन लाइन पर। अनुज, पूछिए अपना सवाल। ओके, चलिए अनुज से बात नहीं हो पा रही, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए इनका सवाल हमें मिल चुका है। नवनीत, इनका सवाल सोने में है। 2 लॉट उठाए हैं 30,370 के भाव से। मौजूदा लेवल पे क्या कर सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है गोल्ड में। अभी तक जो ग्लोबल सिनेरियो है बहुत ज़्यादा से क्लियर नहीं हुआ है और अनसर्टेनिटी अगले कुछ दिनों में प्ले आउट होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि 30,750 और 31,000 के भाव जो हमने कल देखे फिर से सोने में देखने मिल सकते हैं आने वाले 1 हफ्तों के अंदर। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ कमोडिटी कॉल में वक्त यही समाप्त होता है। नवनीत, जाने से पहले आपके डिस्क्लोजर। जी, इनमें से हमने काफ़ी कुछ स्ट्रेटेजी हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड की है। ऑलराइट, अनुज आपका डिस्क्लोजर। हमने यहाँ भी जो भी डिस्कस किया है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट्स को डिस्कस की गई है, उनकी पोजीशन हो सकती है। अनुज, नवनीत, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो कमोडिटी कॉल में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।